विधानसभा चुनाव के जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव उनके आखिरी पड़ाव पर हैं। आज 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का ये आखिरी चरण है। राजस्थान, तेलंगाना में आज मतदान होगा। जी हाँ, राजस्थान और तेलंगाना आज मत डालेगा, फैसला लेगा अपनी सरकार का। अब से थोड़ी देर में तेलंगाना में वोटिंग शुरू हो जाएगी। तेलंगाना की 119 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। वहीं राजस्थान की 199 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। जी हाँ, सुबह 7 बजे से तेलंगाना में वोटिंग शुरू होगी, 8 बजे से राजस्थान में वोटिंग शुरू होगी। करीब 4 करोड़ 74 लाख मतदाता आज वोट डालने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 2274 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इन चुनावों के नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे, यानी 11 दिसंबर को वो मैंडेट आएगा जो कि लोग सुनना चाहते हैं, जो लोगों ने अपना मत दिया है अपनी सरकार को लेकर। तो राजस्थान और तेलंगाना आज मतदान करने जा रहा है और अपना वोट डालेगा अपनी सरकार के लिए। एक बहुत ही अहम दिन, सबसे तेज नतीजे भी आप देख पाएंगे इंडिया न्यूज पर 11 दिसंबर को। लेकिन आज आखिरी पड़ाव, जिसको लेकर तैयारियां भी राजीव जोरों शोरों से की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दोनों राज्यों में, तेलंगाना और राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान में 13,000 बूथ संवेदनशील भी बताए जा रहे हैं जहां पर वोटिंग होगी। अक्सर कहा जाता है 2019 के चुनाव के ये विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल्स की तरह होते हैं, लेकिन इन राज्यों के लिए ये फाइनल की ही तरह है। 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राजस्थान में अलवर में बीएसपी उम्मीदवार के निधन के चलते उस एक सीट पर मतदान नहीं हो रहा है। 2274 उम्मीदवार राजस्थान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजस्थान, जहां से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बीजेपी की उम्मीद कर रही कि कार्यकाल दोबारा उनके हाथ में आ जाएगा और इसके बाद वोटर जो निर्णायक फैसला उनके पक्ष में देंगे। जोधपुर से मनु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निधि, ठीक है, मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ राजीव जुड़े हैं। मनु, तस्वीरें दिखाइए। हालांकि वोटिंग शुरू होगी और अभी वक्त है, राजस्थान में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? क्या लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई है? देखिए, अभी कुछ समय है लोगों के आने में, 7 बजे है अभी। उसके बाद में 8 बजे से मतदान शुरू होगा। राजस्थान के अंदर हल्की ठंड जो है जोधपुर के अंदर थोड़ी रहती है, तो यहाँ पर अभी लोग पहुंचना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन 8 बजे से पहले यहाँ लोग पहुंच जाएंगे। तो पीछे जो मतदान केंद्र आप देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि मतदान केंद्र दिखाई, पूरा मतदान केंद्र रेडी है। यहाँ पर जो पोलिंग बूथ के लिए जो मशीन लगानी है, ईवीएम मशीन है, वीवीपैट मशीन से पहली बार राजस्थान के अंदर मतदान हो रहा है, उसकी तैयारियां पूरी हो गई है। पूरी तैयारियां पोलिंग बूथ में हो चुकी है और जितने भी राजस्थान के अंदर करीबन 51,786 बूथ हैं जहां पर आज वोट डलने हैं, जिसमें 4 करोड़ 74 लाख मतदाता अपना मतदान करेंगे। तो उसके लिए तैयारी पूरी है। प्रशासन जो है पूरा मुस्तैद है। उन्होंने भी पूरी, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, करीबन 2 लाख पुलिसकर्मी इसके अंदर जोड़े गए हैं। बाहर से 650 कंपनियां जो है वो मंगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर कई क्रिटिकल और माइक्रो क्रिटिकल जो संवेदनशील केंद्र है वो भी हैं, जिसके अंदर पूरी राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे संस्थान ज्यादा हैं। वहां जो लूटपाट की इस तरह की जो घटनाएं होती है, ईवीएम लूटने की घटनाएं हैं, ये वहां पूरी राजस्थान के अंदर होती है। तो वहां पर काफी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। लेकिन मारवाड़ क्षेत्र के अंदर यहाँ भी कंपनी तैनात की गई है। करीबन 20 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से कंपनियां मंगाई गई है और पूरे राजस्थान के अंदर डिप्लॉय किया गया है। जी मनु, आप लगातार बने रहे, हम आपके पास आते भी रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। एक बेहतर डिस्कशन उनके साथ होगा और पता चलेगा कि राजस्थान आखिर किस करवट, किस मुद्दे की तरफ जा रहा है। एनके सिंह सर, राजस्थान में इस वक्त मुद्दा क्या है? हम जाति पर तो आ ही चुके हैं इन चुनावों के जो कन्वेंसिंग हुई है उस प्रचार के दौरान। देखिए, जब शुरू होता है कोई भी चुनाव तो बड़े बड़े डेवलपमेंट की चीजें होती हैं। देखेंगे आप कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ये नियति है इस भारत की कि धीरे धीरे वो फिर जैसे ही टिकट बंटना शुरू होता है तो वो जाति पे आ जाती है और फिर धीरे से कोई अपने को हिंदू बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है, कोई जाट बताता है और अंत में जाके ये उस पर डिजेनरेट हो जाता है। ये नियति रहे भारत की। लेकिन राजस्थान में एक और भी फैक्टर है। एक तो ये कहा जाता है कि साहब यहाँ पे दोबारा कोई नहीं आता सत्ता में, लेकिन ये कोई बड़ा वेग है, ये कभी भी उल्टा हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत जरूर है कि इस समय चुनाव होने जा रहे हैं, अगर टर्नआउट बढ़ता है जी तो ये फेवर में रूलिंग पार्टी के जाता है, क्योंकि कैडर अगर वहां पे कोई कमिटेड है वो संघ का है और संघ अगर मदद करता है तो उसमें लोगों को बाहर निकालेगा। अगर आप 8 बजे देखिएगा, 7:45 बजे से अगर लाइन ज्यादा लगती है
और ये लगता है कि इलेक्टोरल टर्नआउट बढ़ने जा रहा है, तो वो सत्ता के पक्ष में जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कैडर का उनका काफी स्ट्रांग। बिल्कुल। सिंह सर, ये बताइए कि क्योंकि बाकी जो राज्य हैं उनमें से ज्यादा ताकत झोंकी है बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान में, तो क्या अगर बीजेपी से विश्लेषण शुरू करें तो ये अपना किला बचा पाएगी राजस्थान का? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि क्यों वहां पे ताकत झोंका, जबकि खबर ये थी कि जो नारे लगते थे वो ये था कि वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं, और वो मोदी के लिए वो फेवरेबल था नारा। फिर हुआ क्या कि अचानक मोदी ने पूरी ताकत झोंकी, अमित शाह ने पूरी ताकत झोंकी, क्योंकि ये चैलेंज था कि अगर ये इनको फैसला लेना था आज से 4-6 महीने पहले कि वसुंधरा को रखना है कि नहीं। कारण जो भी हो, वसुंधरा रिटेन हुई, और वसुंधरा रिटेन हुई तो जो नाराजगी थी वो जबरदस्त थी वसुंधरा के खिलाफ, और उसका सिर्फ वजह एक था कि कैडर और लीडर के बीच में एक डिस्कनेक्ट था, एक गैप काफी बड़ा हो गया था। जनता भी, ब्यूरोक्रेसी वहां पे, ब्यूरोक्रेसी से लोग नाराज थे जी। अब उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है उसको आप कितना ब्रिज कर पाते हैं। मोदी जी जाहिर है कि वहां पे रेस्पॉन्सेज मिले उनके भाषणों में, लेकिन ये वो गर्मी नहीं थी जो गर्मी आमतौर पे मोदी जी तो क्या ये जो आरोप लगता है, राजीव आप जरूर अपना सवाल पूछें, एक बीच में मैं जरूर आपके कमेंट करना चाहूंगी। सिंह साहब, जो आरोप लगता है कि कांग्रेस लगाती है कि कांग्रेस क्या वहां की जनता भी लगाती है राजस्थान की, कि वसुंधरा राजे जो है जनता के बीच बहुत कम जाती हैं। हालांकि जब वो इंटरव्यू देती है तो इस बात की दलील और इस बात का दमखम जरूर देती है कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत काम किया है, हमने किसानों के मुद्दे पर बहुत काम किया है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो ऐसा लगता है जो अभी के चुनाव में पता लगा है वो कि बीजेपी ज्यादा डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई थी। नहीं, कांग्रेस के आरोप लगाती हो तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किया क्या। दरअसल प्रोग्राम्स बहुत अच्छे दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वसुंधरा के प्रोग्राम्स काफी अच्छे रहे थे, लेकिन होता यह है कि कांग्रेस ने भी बड़े अच्छे प्रोग्राम दिए थे 2014 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार में। मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, एनआरएचएम, ये सारा उनका दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद चुनाव हार गए, क्योंकि डिस्कनेक्ट अगर होता है, कैडर ही वो लेके मासेस के पास जाता है कि देखो मेरा ये प्रोग्राम कैसा है, और ये वो बताता है। यहां पे कैडर और लीडरशिप में के बीच में जो डिस्कनेक्ट था उसने एक बड़ा रोल प्ले किया, और जो अच्छे महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी अच्छे वो किए थे प्रोग्राम, और इवन क्रेडिट पे जो आप देखें सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो क्रेडिट देना था इन सब में भी काम किया, लेकिन वो मासेस तक पहुंचा नहीं, मासेस तक उसका मैसेज नहीं पहुंचा। तो आप क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपने कैबिनेट में क्या डिसीजन लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मासेस उससे कन्विंस हुई कि नहीं, पूरा डेमोक्रेसी इसी का है। इनके सर एक सवाल जरूर है मेरे दिल में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जानना चाहता हूं मनु शर्मा के पास, जो कि इस वक्त जोधपुर में मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। मनु, आपने काफी वोट यात्रा की है राजस्थान में, और जो हमने और दर्शकों ने देखी, पहली बात तो ये अभी हमें ये दिखाइए, अगर वहां कोई मतदाता आए हैं जरा बात करके उनसे देखिए कि आखिर उनके दिल में क्या है, किस बात पर, किस मुद्दे पर वो वोट करने जा रहे हैं, और फिर ये जरूर बताइएगा कि पूरे राजस्थान में आपको मुद्दे क्या समझ में, आखिर लड़ाई किस पर है। देखिए राजीव, बताना चाहेंगे अभी मतदाता जो है यहाँ पहुंचना शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि 8 बजे का समय है। ये पोलिंग बूथ के अंदर जो हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर अभी मतदाता नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मतदाताओं का जो मूड और जो हम लोगों ने वोट यात्रा करी थी उसके अंदर सीधे तौर पर था कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, क्योंकि हम गए किसानों के बीच में, हम गए व्यापारियों के बीच में, हम गए वहां के ये रोजगार और बेरोजगार के लिए जो लोग युवा थे उनके बीच में के अंदर, तो वहां जाकर के देखने पर मिला हर लोगों के अलग। जैसे आज हाड़ौती में जाकर के आए तो सीधे तौर पर किसानों के खाद की समस्या इतनी जबरदस्त बनी हुई है। आज की तारीख में भी वहां पर जो यूरिया और डीएपी जो समय पर उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर जब सरकार वहां पर व्यवस्था नहीं कर पाई, जबकि उनको खुद को मालूम था कि किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, किसानों की नाराजगी, सरकार ने उनके लिए प्रयास किए, क्योंकि सीधे तौर पर 50,000 रुपए जो कर्जा जो माफ करने की बात आई वो चुनाव से एन वक्त 2 महीने पहले इसकी घोषणा होती है, उससे पहले इस तरह की कोई घोषणा नहीं थी। जिस दिन आचार संहिता लगती है उससे एक दिन पहले एक ऑर्डर पास किया जाता है जिसके अंदर किसानों का बिजली का बिल माफ करने की बात आती है, तो तुरंत जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कहीं पर नहीं उठाए गए। मनु, आज बेरोजगारी की समस्या, मनु यहाँ पर एक चीज और सामने आती है, जो तमाम मुद्दे हैं वो तो हैं, क्योंकि राजस्थान में सीपी जोशी ने शायद शुरुआत की थी कि ब्राह्मणों के पास अब धर्म से जुड़ी बातें कहने का वक्त नहीं रह गया है, और प्रधानमंत्री मोदी और उमा भारती अब इसमें धार्मिक बातों में दखल दे रहे हैं, तो शुरुआत सीपी जोशी ने की थी। उसके बाद बजरंगबली भी वहां पर आ गए और तमाम जाति के समीकरण आ गए। तो उससे जुड़ी बात आपसे पूछूंगा, राजपूतों की नाराजगी कहां तक है? क्या पद्मावत का विवाद और आनंदपाल प्रकरण इस बार वोटिंग में कुछ असर डाल सकते हैं?
जी बिल्कुल, ये जो है राजपूतों की जो नाराजगी है वो लगातार जब से आनंदपाल का प्रकरण हुआ, पद्मावत वाला मामला हुआ, इसको लेकर के राजपूतों की नाराजगी है। आज हम मारवाड़ क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये तीन जगह जो खास तौर से राजपूत बाहुल्य माना जाता है। यहाँ पर राजपूत समाज, रावणा राजपूत है, वो कुछ हद तक जो मौजूदा सरकार है उससे नाराज है, क्योंकि उस टाइम पे सरकार ने जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठे। जो कुछ पुलिस केसेस बने उसको लेकर के नाराजगी थी। राजपूत समाज के जो बड़े संगठन हैं वो लोग नाराज थे इससे लेकर के, तो वो नाराजगी इस चुनाव के अंदर परिलक्षित हो सकती है। दूसरी बात जो कहें कि कांग्रेस ने जो एक यहाँ पर सेंधमारी बड़ी की, उसके अंदर है कि मानवेंद्र सिंह को तोड़ा और कांग्रेस के अंदर उसको शामिल कर लिया, तो उनका असर भी जो जैसलमेर और बाड़मेर की सीटों पर खास तौर से पड़ता है, वो भी साफ तौर पर इन चुनाव के अंदर नजर आ सकता है। ठीक है, नजर बना के रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे और फिर मतदाताओं की तस्वीर भी हमें राजीव देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे लोग निकलते हैं घरों से बाहर और फिर अपना मत डालने पहुंचते हैं। और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि सुबह 8 बजे से वोटिंग है, तो लोगों का जो पेस है वो धीरे ही शुरू हुआ है। लेकिन राजपूतों की आपने बात की, मेवाड़ क्षेत्र की भी हम बात करेंगे। और आज जो रण है वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है विधानसभा चुनावों का। उसके बाद 11 दिसंबर को नतीजे होंगे। साथ में हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि तेलंगाना में महाकूटमी का क्या असर होने वाला है। वहां के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू जो प्रयोग कर रहे हैं, क्या 2019 में वो काम आएगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तेलंगाना और राजस्थान वोट करने जा रहे हैं। दो राज्यों की सरकारें इस वक्त दांव पर हैं। उम्मीद कर रही हैं जो वर्तमान सरकारें हैं कि उनको टर्म रिपीट करके देगा वोटर, लेकिन वोटर किस तरफ जा रहा है, किस मुद्दे पर जा रहा है, ये वोटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। निधि, बिल्कुल, ये वोटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा। 11 दिसंबर को नतीजे हैं और नतीजों के दिन ही ये साफ हो पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आज आखिरी पड़ाव जिसे कहेंगे कि फाइनल, उसके बाद नतीजों का दिन होगा। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह उत्साह में मतदाता हैं, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें और आनी शुरू होंगी राजस्थान और तेलंगाना से। जहां तक लग रहा है ये तेलंगाना की तस्वीरें, क्योंकि और वोटिंग शुरू हो गई है वहां पर। ये तस्वीरें निधि तेलंगाना से ही आ रही हैं सामने, जहां पर वोटिंग इस वक्त शुरू हो गई है। और 199 सीटों के लिए राजस्थान में वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से मतदान होगा। 199 सीटें इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने अलवर जिले की रामगढ़ जो सीट है, जिस पर बीएसपी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह है, उनका निधन हो गया था, जिस वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया। 200 सीटों पर होना था चुनाव, लेकिन 199 सीटों पर हो रहा है। तो ये अहम, राजस्थान के रण में कौन बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल होगा। हमारे साथ एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं। लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सिंह साहब, ये बताइए कि इस बार चुनावों में, जैसा कि राजीव पूछ रहे थे, सब कुछ आ चुका है। धर्म, जाति, बजरंगबली, अली, इसके अलावा भारत माता, सब कुछ आ चुका है। लेकिन जो असल बात है वो है मुद्दा, एजेंडा नहीं है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं व्यक्तिगत हमले तो हो रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी कर रही है, लेकिन मुद्दे कहीं खोते जा रहे हैं और इस पर बात ही नहीं होती प्रचार में। ये बहुत विडंबना वाली बात हो जाती है। देखिए, दो चीजें होती हैं। पॉलिटिकल क्लास रिएक्ट कैसे करता है, ये बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है कि जनता क्या अपेक्षा करती है। आप देखेंगे कि शुरू में बड़ी अच्छी बातें डेवलपमेंट की हुई, मतलब पर कैपिटा इनकम से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सब कुछ हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमने बजरंगबली की जाति बतानी शुरू की। किसी ने उनको दलित बताया, फिर दलित मंदिर पे कब्जा किए, यहां तक हम डिजेनरेट होके ये डिस्कोर्स आ गया है। तो इसमें दरअसल अगर जनता इसको रिजेक्ट कर दे, उठना शुरू कर दे जनसभाओं से कि नहीं, जैसे ही तुमने ये बोलना शुरू किया हम उठ के चले जाएंगे, ये मैसेज अगर चला जाए तो पॉलिटिशियन भी इससे बचे। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी जनता, कई बार हम जनता को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब डीप एनालिसिस करेंगे तो पब्लिक परसेप्शन क्या है, लाइक उसको वो किस चीज को करता है, तब आप देखेंगे कि उसके इलाके में अगर वो वोट उसकी जाति वाला कोई कैंडिडेट है, उधर उसका रुझान होगा। कई बार होता है कि दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन एक फैक्टर जो ब्रॉडली इफेक्ट करता है, जनरल कंटेंटमेंट का लेवल क्या है उस गवर्नमेंट को लेके। सड़कें आप अगर बनवाना शुरू कर दे, यहां तक कि खुदवाना शुरू कर दे, उसका असर पड़ता है। मुझे याद है बिहार में नीतीश कुमार 2 इलेक्शन तो इसी बात पे जीत गए कि सड़कें उन्होंने खुदवा दी थी, और जाहिर है उसके बाद बनी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि वहां की जनता रिस्पॉन्ड कैसे करती है। राजस्थान में दिक्कत एक जरूर है कि 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, कई यूरोप के कई राज्य मिलकर उतने, देश मिलकर उतने बड़े नहीं होते हैं, उसमें एक जनरल परसेप्शन है कि इस सरकार ने काम नहीं किया है। एग्रीकल्चर को लेकर डिस्ट्रेस इसलिए है, इसमें वसुंधरा की कोई गलती नहीं है, लेकिन नाराजगी उस पर आएगी क्योंकि
एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया है, हमारी पॉलिसीज थोड़ा सा गलत रही। मैं कल रात को ही वो डिसीजन हुआ है, लेकिन बहुत देर हो गई है। एक्सपोर्ट की वजह से प्राइसेस गिर गए। आप देखिए कि वहां पे किसानों ने आत्महत्या किया, डिस्ट्रेस की वजह से प्राइसेस चूंकि गिरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, तो किसानों में जो नाराजगी है वो तमाम तरह से निकल रही है, कभी जाति में निकल रही है, कभी समुदाय में निकल रही है, लेकिन नाराजगी जो जनरल है वो किसानों की स्थिति अच्छी न होने से है। जी इनके सर वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, निधि भी तस्वीरें दिखा रही हैं, और तस्वीरें देख रहे हैं झालरा पाटन जो कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जहां से चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर एक महिला मतदान केंद्र की है जिसे पिंक बूथ का नाम दिया गया है, अच्छी तरीके से सजाया भी गया है। यह राजस्थान गुलाबी नगरी है और ऐसे में गुलाबी ये रंग दिया गया है इस मतदान केंद्र को, पिंक पोलिंग बूथ रखा गया नाम। और मनु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, राजीव उनके पास चलते हैं। मनु आप तस्वीरें दिखाइए, अब क्या मतदाता आना शुरू हुए वहां पर, और जहां आप खड़े हैं वहां के जो लोकल मुद्दे हैं उन पर भी जरूर एक बार फोकस करिए कि इन मुद्दों को सहारे जब नेता आते हैं लोगों के बीच में तो क्या वादे करते हैं और फिर आगे किस तरह से लोग इसे महसूस करते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर लोग अपनी राय बनाते हैं। ठीक है, सरदारपुरा का ये विधानसभा क्षेत्र का एक पोलिंग बूथ है। यहाँ पर पीछे जो है गहलोत यहीं वोट डालने के लिए आएंगे। यहाँ पर अभी लोगों का पहुंचना शुरू नहीं हुआ है, लगभग अभी 15 से 20 मिनट और लगेगा जहाँ पर लोग पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ केवल तैयारियां चल रही है। अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ के जो अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए तो लोकल मुद्दा जो एक सबसे बड़ा बना हुआ था, क्योंकि ये क्षेत्र जो है सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का है, तो यहाँ पर लोगों का एक ये जो छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए लोगों को, जिसमें सड़क है, नाली है, पानी है, इन तमाम मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है कि इन मुद्दों के ऊपर इसीलिए ध्यान नहीं दिया गया कि ये क्षेत्र जो है सीधे तौर पर अशोक गहलोत का है, इसके कारण से यहाँ डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के दौरे भी किए हैं, उन्होंने जोधपुर भी पहुंची है वसुंधरा राजे, यहाँ के लोगों से बातचीत की है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के अंदर तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है सरदारपुरा क्षेत्र भी, और वहां पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, इसको एक मुद्दा बनाया गया। दूसरा जो रोजगार का जो एक मुद्दा है यहाँ पर भी छाया हुआ है लोगों के बीच के अंदर, जो युवाओं से बातचीत हुई हमारी उसके अंदर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भर्तियां अटकी हुई है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है जी। ये तमाम जो मुद्दे हैं यहाँ पर छाए हुए हैं, सीधे तौर पर महंगाई और ये जो मुद्दे हैं इसको लेकर के लोग इतने मुखर नहीं है यहाँ भी अभी हमने। चलिए मनु आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक गहलोत की तो उम्मीद यही होगी कि वो यहाँ से सेल थ्रू निकल जाएं और सरकार बनाए राजस्थान में अपनी। वक्त तो चला डिस्कशन में छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और इस डिस्कशन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त।